हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग और लैंजन के बीच थोड़ी बहस हो जाती है और लैंजन कहता है कि तुम्हें उसे यूँ फांसी नहीं देनी चाहिए थी, और विंग उसे समझाता है कि गलती की सज़ा देनी ज़रूरी थी, वरना वो उदाहरण कैसे रखेगा कि गलत को सज़ा मिलती है और अच्छे के साथ अच्छा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन का ख्याल विंग बहुत ज़्यादा अच्छे से रख रहा होता है। वो अपने सारे काम भी कर रहा होता है, पर साथ ही साथ लैंजन का भी ख्याल रख रहा होता है, जिसमें वो 1% भी कमी नहीं छोड़ रहा होता। लैंजन भी अपने बच्चों के साथ समय बिताकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो तीनों से बहुत प्यार करता था और ये बात महल में सबको पता थी कि लैंजन तीनों बच्चों में से किसी में भी फ़र्क नहीं करता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 1 मंथ बाद का दिखाया जाता है जहाँ अब लैंजन फुल रिकवर हो गया होता है और सब अच्छे से ही चल रहा होता है। तभी विंग को खबर मिलती है कि जेन वापस आ गया है, जिससे बहुत ज़्यादा खुश होता है विंग। पर वो खुशी के साथ साथ ऐसा भी आ रहा था जिसका अंदेशा विंग को नहीं था। जितना खुश वो अपने भाई से मिलने के लिए था, उससे ज़्यादा दुख अभी उसे मिलने के बाद होने वाला था। जैसे ही विंग जेन को देखता है, वह खुशी से जेन के गले लग जाता है और कहता है, मेरे प्यारे भाई, मैंने तुझे कितना मिस किया तू जानता है, बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ, पर मेरे साथ कोई नहीं था कि मैं जिसे बता सकूं, जिसके साथ मैं बांट सकूं अपना दुख, जिससे लड़ सकूं, झगड़ सकूं, रो सकूं जिसके सामने। तेरी हर पल याद आती थी मुझे, हर पल, पर मुझे नहीं पता था कि तू कहाँ है, इसलिए मैं खत तक नहीं लिख पाया तुझे। इस दौरान इतना कुछ हो गया, इतना ज़्यादा कुछ। मेरी शादी हो गई, मैं राजा बन गया और तू मेरे साथ नहीं था। मेरे इतने बड़े बड़े दिनों में, इतनी खुशी के पलों में तू मेरे साथ नहीं था, पर फाइनली तू लौट आया है ना। मैं बहुत खुश हूँ। अब हम सब साथ रहेंगे और अब तू कहीं नहीं जाएगा, साथ में रहेगा मेरे। तब जेन कहता है, महाराज, पहले आपको मेरी बात को सुनना चाहिए। तब विंग कहता है, क्या महाराज लगा रखा है तुमने? भाई हूँ मैं तुम्हारा, इस तरह तो मत कहो। मैं सबके लिए महाराज हो गया होऊंगा, पर तुम्हारे लिए नहीं हूँ। हम आज भी भाई हैं और दोस्त भी, और मुझे इस तरह मत बुलाओ। अजीब लग रहा है जेन, तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें बचपन से ऐसा देखा है, गुस्सा करते, लड़ते, मुझे पीटते हुए। इस तरह मत बोलो। तब जेन कहता है, एक बार बात सुन लो पहले। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है, बोलो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ विंग कहता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। जेन, ये सब सच नहीं हो सकता। कह दे ना जो तू कह रहा है, झूठ कह रहा है, कह दे, एक बार तू कह दे बस प्लीज़। मैं इसे सच नहीं मानना चाहता, मेरा दिल इस सबको सच नहीं मानना चाहता। मैं क्या करूँ? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों हर बार मुझे चुनना पड़ रहा है? क्यों हर बार मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है? तब जेन कहता है, मेरे भाई, मैंने तुम्हें ये दुख पहुँचाने के लिए ये सब नहीं सुनाया, ना बताया तुम्हें, ना ही मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई इंसाफ मिले या कोई न्याय हो। बिल्कुल नहीं। तूने बस मुझे वहाँ सच पता करने के लिए भेजा और मैं सच पता करके लौटा हूँ। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, सच में, और कोई बैर या शिकवा नहीं है मुझे तुझसे। तेरी गलती नहीं है बिल्कुल भी, तो दिल पे बोझ मत रख मेरे भाई। मैं बस तुझे यहाँ सच बताने आया था। जो मेरा फ़र्ज़ था वो मैं अदा कर चुका हूँ। तू अब सुख से और शांति से रह। तेरे पास तेरी फैमिली है, इतना बड़ा राज्य है संभालने के लिए, तुझे इन सब पे ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा माँ को लेकर, बहुत दूर। तब विंग कहता है, नहीं कर सकता मैं ऐसा, बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे इंसाफ करना होगा, सही गलत देखना होगा। गलत चाहे जो कोई हो, उसे सज़ा देनी होगी मुझे, चाहे मेरे दिल को कितनी तकलीफ़ हो, पर मुझे ये करना होगा जेन। अगर मैं ये ना कर पाया तो शायद मैं कभी इंसाफ नहीं कर पाऊँगा, वरना ये तो भेदभाव होगा। मैं सिर्फ ऐसा राजा नहीं बनना चाहता जो स्वार्थी हो। अगर कोई गलत है तो मुझे उसे गलत कहना होगा, क्योंकि अगर मैं गलत को गलत नहीं कह सकता तो फिर मैं राजा तो क्या, मैं इंसान होने लायक भी नहीं। मुझे ये करना होगा, दिल पे पत्थर रखकर करूँगा मैं ये। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और आज महल का दिखाया जाता है जहाँ विंग ने सारे घर वालों को संदेश पहुँचाया होता है कि वह उसे
उसके कमरे में आके मिले सारे के सारे घर वाले। अचानक संदेश पहुंचने पे सब हैरान हो जाते हैं, पर राजा का संदेश पाकर न आना उनका अपमान था, इसलिए सब अपना अपना काम छोड़कर तुरंत विंग से मिलने पहुंच जाते हैं। चाहे वो विंग की माँ हो, पिता हो, खुद उनकी बहन हो, लैंजन हो, सब। जब वह सब इकट्ठे होते हैं तो सब महाराज को वो करते हैं और कहते हैं, महाराज की आयु लंबी रहे। आपने हमें यूँ इतनी शीघ्र क्यों बुलाया महाराज? तब विंग कहता है, क्योंकि कोई ज़रूरी काम था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इतना ज़रूरी कि इससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे इस समय तो कुछ नहीं लग रहा, इसलिए सबको बुलाना ज़रूरी था। तब विंग के पिता कहते हैं, हाँ बताइए, जब तक आप बताएंगे नहीं तो वो ज़रूरी कार्य हमें पता कैसे चलेगा? तब विंग कहता है, ठीक है बताता हूँ। एक गुनहगार है यहाँ जिसे सज़ा देनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सबको इकट्ठा किया है। उन्हें अंदर बुलाया जाए। जैसे विंग आदेश देता है तो एक औरत को जैन चैन पकड़ के ला रहा होता है, जिसकी हालत ठीक नहीं होती, जिसे देखकर कुछ लोग तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। पर विंग के पिता अचानक से कहते हैं, तुम ये यहाँ क्या, तुम जिंदा हो? तब विंग कहता है, हाँ ये बेशक जिंदा है, पर मरवाने की पूरी कोशिश की गई थी, परंतु भगवान नहीं चाहता था कि ये मरे, इसलिए ये हमारे सामने खड़ी हैं। वैसे पूरी बात मुझे बतानी चाहिए, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये बात बता सकूं, इसलिए जिसके साथ गलत हुआ है वो ही सबको बताएगा। तब उस स्त्री को प्यार से एक कुर्सी पर बिठाया जाता है और विंग के कहे अनुसार वह सब बताने लगती है। वह बताती है कि यहाँ से सीन पास्ट का दिखाया जाता है। महारानी मुझसे बड़ी थी, परंतु उनका कोई संतान नहीं थी, जिस बात से वे बहुत ज़्यादा दुखी थी, निराश भी। इसी कारण महाराज ने मुझसे दूसरा विवाह किया और ईश्वर की कृपा से मैं 2 वर्ष के अंदर ही प्रेग्नेंट हो गई थी। सब खुश थे महल में, बहुत ज़्यादा खुश, पर शायद महारानी खुश नहीं थी क्योंकि उन्हें लगा कि उनके सारे अधिकार, उनका पद सब उनसे छिन जाएगा, इसलिए वो खुश नहीं थी। मेरा बच्चा होने के बाद भी वो उसे देखने ना आई, परंतु उन्हें क्या हुआ पता नहीं, 2 दिन बाद ही वह मेरे पास वापस आई, काफ़ी सारे तोहफे लेकर। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे अपनी छोटी बहन का दर्जा दे दिया। वह पूरा दिन मेरे बेटे को अपनी गोद भी खिलाती, अपनी गोद उतारती तक नहीं, उसे हर चीज़ ला के देती, उसकी करती, उसके साथ खेलती, उन्हें पढ़ाती। मुझे बहुत खुशी थी कि वो मेरे बेटे को इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा। वो केवल 2 वर्ष का था, पर मुझसे ज़्यादा प्यार वह बड़ी महारानी से करता था और इस बात का मुझे कभी कोई शिकवा नहीं था, मुझे खुशी थी। परंतु ईश्वर का चमत्कार हुआ और बड़ी महारानी गर्भवती हो गई, जिस बात से वह बहुत ज़्यादा खुश थी, इतनी खुश थी कि उन्होंने अपने यहाँ काम कर रहे हर दास दासी को सोने के सिक्के बंटवाए। महाराज भी इससे बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब उन्हें एक और खुशखबरी मिलने वाली, पर शायद महारानी के मन में ये डर घर कर गया कि उनका बेटा दूसरा बेटा कहा जाएगा, वो राजा नहीं बन पाएगा और ना ही वह राजमाता बन पाएंगी। इसलिए उन्होंने चाल चली, एक बहुत ही घटिया घिनौनी चाल। उन्होंने अपने खाने में स्वयं विष डलवाया और खुद खाया भी, पर वो विष सिर्फ इतनी मात्रा में था कि जिससे ना बच्चे को कुछ होना उन्हें। महाराज को जैसे ही सूत हुआ, महाराज तुरंत महारानी से मिलने आ गए। जांच पड़ताल में पता चला कि वो खाना मेरे यहाँ से आया था। महाराज को मैंने लाख समझाया कि वो सब मैंने नहीं किया, पर उन्होंने ये सब ना माना, बिल्कुल भी नहीं। और महाराज ने मुझे सख्त आदेश दिए कि मुझे तुरंत महल से दूर जगह ले जाया जाए और उनके आदेश तक मुझे वहाँ से रिहा ना किया जाए। मुझे जब वहाँ बंद किया गया, इस दौरान मेरे बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बहुत ज़्यादा। सबको लगा कि वो मुझसे दूर रहने के कारण बीमार पड़ गया है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, पर उसकी तबीयत ठीक होने की जगह और ख़राब हो गई, और ज़्यादा ख़राब। और आखिर में मुझ पे खबर आई कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मैं जब उसे यहाँ छोड़ के गई थी तो वो सुस्त, बिल्कुल सुस्त। फिर इतने कम वक्त में वो मृत्यु को कैसे प्राप्त हुआ, ये समझने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा,
पर मुझे पता था मेरा कुछ भी कहना व्यर्थ है, कुछ भी समझाना व्यर्थ है, क्योंकि महाराज नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो मुझे अपराधी मान चुके हैं। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप अपनी सज़ा भुगती। परंतु लगता है महारानी को तब भी मैं उनका खतरा लगती थी। उन्हें लगता था किसी दिन मैं वापस आ जाऊंगी और उनसे उनका सब कुछ छीन लूंगी। इसलिए उन्होंने मुझे मरवाने की कोशिश की। जिस मुझे रखा गया था उस जगह को जला दिया गया, वहाँ के एक पंछी तक को जिंदा ना छोड़ा गया। पर पता नहीं किस तरह मैं बच गई। मुझे छुप छुप कर रहना पड़ा, भटकता, अपनी पहचान छुपाता हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एक खबर मिलते ही मैं मारी जाऊंगी और जो मुझे पनाह देगा वो भी। इसलिए मेरा छुप के रहना ज़रूरी था कि मैं अपनी पहचान को गुप्त रखूं, छुपा के, और मेरे बारे में किसी को ना पता चले। और चैन छोटी बहन का लड़का है, जिसे मैंने गोद ले लिया था अपनी बहन की मृत्यु के बाद। मैंने जब खबर पता की तो पता चला कि महल में वो सुरक्षित है और जीवित है। मुझे बस यही चाहिए था और मैं इसी से खुश थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने कभी कुछ पता नहीं किया, कुछ जांच नहीं की। महाराज, मैं इंसाफ नहीं चाहती, क्योंकि मुझे डर लग रहा था इंसाफ से, कि इंसाफ की तलाश में अगर मैं निकली तो चैन की जान भी कहीं ना। चलिए गाइस, पार्ट को मैं ये एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। और थैंक यू गाइस, जो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, और जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहा कीजिए।